सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी की कक्षा में हमारी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण ज्योति के अध्याय नंबर 18 विराम चिन्हों का प्रयोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थी अध्याय नंबर 18 विराम चिन्हों का प्रयोग इसको अच्छे से समझ करके विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले है, समझिए विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। तो विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना या विश्राम लेना। बातचीत करते समय हम सदा समान प्रवाह से न तो बोलते हैं और न ही लिखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम सदा एक प्रवाह से न तो बोलते हैं और न ही हम लिखते हैं। हमारी मानसिक दशा की स्थिति सदा समान नहीं रहती। बोलते या पढ़ते समय वाक्य के अंत अथवा बीच में किसी कथन पर बल देने अथवा उसे स्पष्ट करने के लिए हमें रुकना अथवा ठहरना पड़ता है। उदाहरण देखिए। तो यहाँ उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है कि बोलो मत चुप रहो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले उदाहरण के अंदर कि बोलो, बोलो के बाद यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है कि बोलो मत चुप रहो। तो इस लाइन का यहाँ पर अर्थ हुआ कि आप बोलते रहो, आप चुप मत रहो। परंतु इसी प्रकार से इसका दूसरा हमने लिखा कि बोलो मत चुप रहो। तो यहाँ पर जो अल्प विराम था हमने बोलो मत के बाद प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा? बोलो मत चुप रहो, कि आप बोलो मत, आप चुप ही रहें। और ऊपर वाली जो लाइन है इसका अर्थ दिया गया है कि बोलो मत चुप रहो, कि आप बोलते रहो, चुप मत रहो। और नीचे कि बोलो मत चुप रहो। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण है कि रोको मत जाने दो। कोई वस्तु है या गाड़ी है, कोई चीज है या कोई गाड़ी है, तो हम उसको कहते हैं कि रोको मत जाने दो, कि इसको रोको मत जाने दो। परंतु हमने अल्प विराम का प्रयोग रोको के बाद किया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? रोको मत जाने दो, कि इसको रोक लो, इसको जाने मत दो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्हों का प्रयोग अगर हम किसी भी वाक्य के अंदर करते हैं तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। उपरोक्त वाक्यों में केवल अल्प विराम का स्थान बदल जाने पर वाक्यों का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार अलग अलग भाव या अर्थ प्रकट करने के लिए विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए हम हिंदी भाषा के अंदर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारा प्रश्न बनेगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है, अच्छे से समझ करके याद करेंगे कि कथन के स्पष्टीकरण, शैली को गतिशील और विचारों को सुबोध बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? कथन के स्पष्टीकरण, शैली को गतिशील और विचारों को सुबोध बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये परिभाषा आप अच्छे से समझ करके याद करेंगे। अब आगे है विराम चिन्हों का महत्व। विराम चिन्हों का हिंदी भाषा में क्या महत्व होता है? तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनेगा कि विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है। तो देखेंगे विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है हिंदी भाषा में। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। तो हम भाषा को जब भी वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की जो आवश्यकता है और उपयोगिता है वो मानी गई है। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और कथन एक दूसरे में उलझकर रह जाएंगे। तो ये था विराम चिन्हों का महत्व। तो आज हम 3 विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है पूर्ण विराम,
और दूसरा हमारा है अल्प विराम, और तीसरे नंबर पर है हमारा योजक चिन्ह। तो आज का हमारा सबसे पहला विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। तो ये लगाया किस प्रकार से जाता है, तो आप देखेंगे एक खड़ी रेखा के समान हमारा ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब पूर्ण विराम की परिभाषा क्या है? पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। तो पूर्ण विराम हमें बताता है कि जहां हम पूरी तरह से रुकते हैं या ठहरते हैं वहां पर हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बालक पढ़ता है, तो ये हमारा जो वाक्य है या ये जो हमारा कथन है ये पूर्ण हो जाता है। तो इसके बाद में हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह पढ़ता है, तो यहाँ पर हमारी बात समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से रुक रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पीछे क्या है, पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, और सामान्यतः जहाँ वाक्य की जो गति है वो अंतिम रूप ले लेती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारी सामान्यतः वाक्य की जो गति है वो उसने अंतिम रूप ले लिया है, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। और पूर्ण विराम का चिन्ह किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। उदाहरण भी समझाया गया है कि मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, तो इसके बाद में हमने जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया उसका नाम है पूर्ण विराम। आगे है बच्चे झूले पर झूल रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारी बात समाप्त होती है, तो इसलिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब है हमारा नंबर 2 अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कोमा, और इसका चिन्ह भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो चिन्ह दिखाया गया है वो किस प्रकार से है, ये कोमा होता है। आपको बड़े रूप में लिखना हो तो इस प्रकार से हम कोमा लगाते हैं। अब इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। जो अल्प विराम जो कोमा होता है उसका प्रयोग हम वाक्य के बीच में करते हैं। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो अन्य चिन्हों की अगर हम बात करें, जैसे कि विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इनकी अपेक्षा अल्प विराम का जो प्रयोग है वो बहुत अधिक होता है। अल्प विराम के प्रयोग की स्थितियां निम्न प्रकार से हैं। तो किस किस प्रकार से अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं, तो वो हम यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले भाग में देखेंगे कि एक ही वाक्य में प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, तो एक ही वाक्य में प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग अलग करने के लिए, जैसे कि कोई वाक्य लिखा गया है उसके अंदर 2 या 3 नाम हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण लीजिए, रवि, हरि, अंकित और विनोद पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि रवि, इसके बाद कोमे का प्रयोग किया गया, हरि, फिर कोमे का प्रयोग, फिर अंकित और विनोद पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है वह स्वस्थ, सुंदर, ईमानदार और प्रियशर्मी है। तो आप देखेंगे कि वह स्वस्थ है, सुंदर भी है और ईमानदार और प्रियशर्मी भी है। तो हम यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग एक ही वाक्य में प्रयुक्त जो समान शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है उसको अलग अलग करके भी हम बता रहे हैं। जैसे कि वह सुंदर, ईमानदार और प्रियशर्मी है। आगे है दूसरा पॉइंट, ख, उपवाक्यों को अलग करने के लिए। तो जो हमारे उपवाक्य होते हैं, एक तो हमारा वाक्य होता है, दूसरा हमारा उपवाक्य होता है, उसको भी अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उदाहरण में देखेंगे, वह कमाता तो बहुत है, अल्प विराम का प्रयोग, परंतु खर्च कर देता है। इसी प्रकार से दूसरा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है ग, उद्धरण से पहले। तो उद्धरण से पहले मतलब उदाहरण देने से पहले हम
वहां पर भी हम क्या है, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा, तो यहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। फिर हमने उदाहरण दिया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यहां पर हमने बताया कि अध्यापक ने कहा, तो यहां पर हमने क्या है, अल्प विराम का प्रयोग किया। उसके बाद उदाहरण बताया गया है कि पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। आगे है घ, संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा हाँ या नहीं के पश्चात। या तो हमें संबोधन को शेष वाक्यों से अलग करना हो या हाँ या नहीं के पश्चात। तो उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे मित्रों कल हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। तो हमें इस प्रकार से भी संबोधन जो है, हम मित्रों को कह रहे हैं, तो ये संबोधन के अंदर हम किस प्रकार से वाक्य जो है अलग करना होता है, तब हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, हाँ हम चलेंगे। तो हाँ या नहीं के बाद भी हम क्या है, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ हम चलेंगे या हाँ हम पढ़ेंगे, हाँ हम कल नहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, नहीं वे नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से नहीं के बाद भी हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। आगे अंग, पत्र में अभिवादन, समाप्ति, पता, दिनांक आदि के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो अभिवादन में किस प्रकार से, जैसे पूज्य पिताजी, तो हम क्या है, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। प्रिय मित्र, उसके बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कोई भी पता लिखना होता है तो हम इस प्रकार से पता 21A, फिर हमने क्या है, अल्प विराम का प्रयोग किया, फिर जगह का नाम लिखते हैं। इसी प्रकार से समाप्ति में कि भवदीय, अल्प विराम का प्रयोग, आपका, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या कि आपका आज्ञाकारी पुत्र जब हम लिखते हैं तो उसके बाद में भी हम क्या है, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दिनांक लिखते समय 27 अगस्त इस प्रकार से लिख करके हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए और फिर उसके बाद सन लिखा जाता है। तो ये था हमारा दूसरे नंबर का अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कोमा कहते हैं। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, आप अच्छे से अध्ययन करके इसको समझेंगे। अब है नंबर 3, योजक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन, HAPHEN हाइफन, मतलब योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है योजक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित रूपों में होता है। तो ये जो योजक चिन्ह है, इसका प्रयोग किस किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले शब्दों के युगम के बीच में, जो शब्दों के युगम मतलब जोड़े होते हैं, उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लाल लाल, तो हमें कोई भी शब्द जो है जोड़ों में लिखना होता है, तो हम बीच के अंदर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा योजक चिन्ह। इसी प्रकार से घर घर, इसके बीच में हमने जो चिन्ह लगाया है वो है योजक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। 8 8 बार आदि। दूसरा, और या बीच में के अर्थ को बताने के लिए, और या बीच में अर्थ को बताने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लव कुश, इसका अर्थ क्या हो गया, लव और कुश। तो इसी प्रकार से जय पराजय, जय और पराजय। तो इस और या बीच में अर्थ को बताने के लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा तुलनावाचक, सा से सी से पहले। अगर हमें तुलनात्मक कोई वाक्य लिखना होता है तो हम सा से सी से पहले जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रताप सा वीर मिलना असंभव है, कि महाराणा प्रताप सा वीर मिलना असंभव है। तो इस प्रकार से सा का हमने प्रयोग किया, तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चौथे नंबर पर है कि जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो। जब शब्दों के अंदर एक शब्द हमारा सार्थक हो और दूसरा जो है निरर्थक, उन शब्दों के बीच के अंदर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
जैसे अनाप शनाप, तो बीच के अंदर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रोटी वोटी, तो इस प्रकार से भी हम योजक चिन्ह का, पानी वानी आदि, तो इस प्रकार से हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पूर्ण विराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह को अच्छे से समझ करके उनका सही प्रयोग करना सीखेंगे। और साथ में हमारे जो दो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, एक तो है हमारा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, और दूसरा हमारा प्रश्न है कि विराम चिन्हों का क्या महत्व होता है। ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है। तो इन दोनों प्रश्नों को और तीनों विराम चिन्हों को अच्छे से समझ करके याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।